नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। मैंग्रोव हमारे पृथ्वी ग्रह पर सबसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहीं तटरेखाओं की रक्षा करने, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और समुद्री प्रजातियों को आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव सही मायने में कुदरत का एक चमत्कारी वरदान है, क्योंकि ये न केवल तटीय इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकता है, बल्कि ये समुद्र की वजह से जमीन को नमकीन होने से भी बचाता है। मैंग्रोव समुद्र और महासागरों में उठने वाले जानलेवा तूफान, सुनामी और दूसरी खतरनाक आपदाओं से भी हमारी रक्षा करता है। इतनी खूबियों के बावजूद आखिर मैंग्रोव तेजी से क्यों गायब हो रहे हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र, जो सीईओ हैं कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कैंपा से, और डॉक्टर राघवन पी, जो पर्यावरण मंत्रालय में वैज्ञानिक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पेड़ हमारे और दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं, क्योंकि ये कार्बन को संग्रहित करते हैं और जानवरों, पौधों के लिए आवास और संसाधन प्रदान करते हैं। अधिकांश पेड़ खारे पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर बात मैंग्रोव की हो तो ये कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव सही मायने में कुदरत का ही एक चमत्कारी वरदान है, क्योंकि यह न केवल तटीय इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकता है, बल्कि यह समुद्र की वजह से जमीन को नमकीन होने से भी बचाता है। मैंग्रोव समुद्र और महासागरों में उठने वाले जानलेवा तूफान, सुनामी और दूसरे खतरनाक आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। मैंग्रोव वनग्रह की सतह का केवल 0.1% कवर करते हैं, लेकिन स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन जमा करते हैं। मैंग्रोव प्रणालियां एक भरे पूरे इकोसिस्टम को जन्म देती है, जिसमें मछलियों से लेकर मगरमच्छ तक और पक्षियों से लेकर बाघ तक सभी को सहारा मिलता है। मैंग्रोव की जटिल जड़ प्रणालियां पानी से नाइट्रेट, फॉस्फेट और दूसरे प्रदूषकों को फिल्टर कर पानी की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। Mangroves can do a lot for us, for the planet and the people, and we have to be sure that mangroves are going to survive what is happening now with climate change, acidification, sea level rise, temperature of the planet rise and whatever else. भारत में मैंग्रोव के जंगल करीब 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो समुद्री सीमा से लगे 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। यहाँ कई वन्यजीव जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुएराइन क्रोकोडाइल यानी खारे पानी के मगरमच्छों का भी घर है। केंद्र सरकार मैंग्रोव के महत्व को भली भांति समझती है, इसीलिए इसके संरक्षण और विस्तार के लिए गंभीरता से काम कर रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम यानी NCM शुरू किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 38 मैंग्रोव साइट्स का चुनाव किया है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मैंग्रोव संरक्षण के लिए इस साल से केंद्र सरकार ने मिष्टी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की थी। मिष्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी।
मिष्टी योजना के तहत 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव किया गया। इस कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित करने की योजना है। इसके जरिए न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के आजीविका को भी योजना के जरिए बढ़ाया जा सकेगा। तो आपने देखा कि मैंग्रोव मनुष्यों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। सुभाष जी, जिस हिसाब से ये रिपोर्ट बयान कर रही है कि मैंग्रोव का एक तरीके से मनुष्यों के लिए प्रकृति की ओर से उपहार है, पर्यावरण के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं मैंग्रोव को? जैसा कि अभी दर्शकों ने वीडियो में देखा और इसमें जो जानकारी शेयर की गई थी, उसके हिसाब से मैंग्रोव का न सिर्फ इन्वायरमेंट और आर्थिक बेनिफिट्स हैं मैंग्रोव के, उसके अलावा उसका ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत योगदान है। कोस्टल बेल्ट में जैसे कि हमें ये प्राकृतिक आपदाओं से कोस्टल इरोजन को रोकता है, उसके अलावा जो देश में हमारी 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्टल बेल्ट है, उसका ये एक महत्वपूर्ण संगठक है जी। इसमें जैसे 11 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव है, उसकी वैरायटी बहुत है हमारे देश में। और उसके अलावा उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है और फिशरीज़ का जो उससे प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें रोज़गार मिलता है। तो भारत सरकार इस बारे में बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे हम मैंग्रोव को स्ट्रेंथन करें, कैसे उसको कंजर्व करें और उनकी प्रॉपर उसको सुरक्षित करने के साथ साथ लोगों को उससे जोड़ा जाए, उसके संरक्षण से। इसमें पूरे विश्व में करीब 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव पाया जाता है और उसमें से भारत का स्थान दूसरा है, जिस हमारे देश में करीब 4,992 या लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट में है। और इसमें सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है वो इंडोनेशिया में है, जो पहले स्थान पर है, जिसमें करीब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा मैंग्रोव है। दुनिया की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मैंग्रोव की अभी क्या स्थिति है, किस तरह से ये संतुलित स्थापित कर रहा है और कुल कवर क्या है इसका अभी? Globally, as of recent data, the mangrove covers around 1,47,000 square kilometer, and not all the countries of the globe are having mangroves. Those countries, nations having mangroves are basically they are blessed with nature. Mangroves are present in around 123 countries in the world, but at the same time mangroves are disappearing at the rate of in alarming rate. Right now the current rate of mangrove degradation is around 0.5% per year. Even though they are decreasing due to the last 2 decades, all the countries throughout the globe, all the countries recognized the values of mangroves and they have taken various initiatives to conserve and safeguard the mangroves. As a result, as per the recent studies, it is well apparent that the human induced mangrove degradation is reduced considerably, whereas the climate related threats is a future threats for mangroves, particularly the sea level rise and sea level rise associated soil erosion, as well as the increasing frequency of cyclones and other catastrophic events. Even though mangroves are having the potential to fight against the cyclones and storm surges and safeguarding the peoples, at the same time if the frequency are increasing, mangroves also get affected by these climate related consequences. So now we have to safeguard the mangroves for increasing our coastal resilience as well as to increasing the resilient capacity of the mangroves. That's why all the countries are now focusing on huge mangrove restoration projects. One among is our मिस्टी project. सुभाष जी, अगर मैं भारत के लिहाज से बात करूं तो भारत में अभी मैंग्रोव की स्थिति क्या है और कुल कवर कैसा है और संतुलन बनाने की प्रक्रिया किस तरह से है अभी? जी, जैसा कि भारत सरकार इस विषय में काफ़ी सीरियस है और हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है
उससे मैंग्रोव को बहुत प्रोटेक्शन मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंग्रोव एक तरह से फॉरेस्ट के टाइप के रूप में भी क्लासीफाई हुआ है, तो उसको फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन मिला है। उसके अलावा कोस्टल रेगुलेटरी जोन में भी जो मैंग्रोव आते हैं उनका भी संरक्षण मिला हुआ है, तो लीगल संरक्षण है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हर कोस्टल एरिया में मैंग्रोव नहीं होता है। मैंग्रोव जो है उसको लो टाइड लाइन से हाई टाइड लाइन के बीच में जो सी का लेवल बढ़ता घटता रहता है, उसी विड्थ में मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो करते हैं जी। और एक इसमें ये भी है कि जहाँ पर एस्चुरीज हैं, जो जहाँ पर रिवर्स जो हैं सी में मिलती हैं, और जो बैक वाटर है वहीं पर मैंग्रोव पाया जाता है जहाँ फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिलता है। आप तो इस वजह से मैंग्रोव के एरिया जो हैं वो विशेष हैं। ये नहीं कि उसको हम सब जगह कर सकें, लेकिन जहाँ पर मैंग्रोव पाया जाता है वो हमारे लिए बहुत ही पर्यावरण के रूप में, आर्थिक रूप में और क्लाइमेट चेंज के लिहाज से और पारिस्थितिकी लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो पहले के प्रोग्राम चल रहे थे उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और भारत सरकार ने मिस्टी मिशन के द्वारा इसको प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको जहाँ पर ये कोई भी इसमें जहाँ पर मैंग्रोव कवर में कुछ कमी है तो उसको हम पूरा रिस्टोर करें, नई जगह जहाँ संभव है वहाँ पर एफोरेस्टेशन करें। तो ये समझिए कोरी क्रीक से लेकर के इसको बे ऑफ बंगाल तक, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन तक हम इसको इस मिशन को 11 राज्यों के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें करीब 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमको मैंग्रोव से फॉरेस्ट करना है, और उस एरिया में या रिफॉरेस्ट करना है या कंजर्व करना है। ये टारगेट है इसका अगले 5 साल के लिए। राघवन साहब, ये देखा गया है कि पिछले कई दशकों में दुनिया में और भारत में भी मैंग्रोव जंगलों का दायरा काफ़ी घटा है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? The reason is mangroves are actually poor competitors. So that's why they are moved towards the transition zone between the land and sea. They are occupied in the intertidal areas. But people, we realized the significance of mangroves too late. In the beginning of 1990s only we realized it. So before that people are think that mangroves are a wasteland. So because of that is the only reason it get utilized unsustainably in the before in the past. So once we realize the significance of mangroves, now we are putting steps towards to safeguard those mangroves, and throughout the globe their benefits to the coastal communities as well as to fight against climate change mitigation and adaptation has been well realized. That's why now globally mangroves are a hot topic for to mitigate, to fight against the climate change. सुभाष जी, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या वजह मानते हैं मैंग्रोव के जो जंगल का जो दायरा है वो क्यों घट रहा है? क्या आप वजह मानते हैं इसके पीछे? जैसे कि इसमें क्लाइमेट चेंज का भी एक फैक्टर है, कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, जैसे इंडस या सिंध रिवर जो है वो गुजरात तक पहले बहती थी, अब लेकिन गुजरात कोस्ट से वो किसी जियोग्राफिकल कारण से, जियोलॉजिकल रीजन से, अर्थक्वेक की वजह से वो डाइवर्ट हो गई। तो उस एरिया में जो फ्रेश वाटर मिलता था, जो मैंग्रोव को सस्टेन करता था, उसकी कमी हो गई, तो वहाँ पर मैंग्रोव का वेजिटेशन कम हुआ है और उसमें स्पार्स होने लगा है और स्टंटेड ग्रोथ है। लेकिन ये है कि अगर हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर जो जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ की जो स्पीशीज़ वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं उसको ला करके उस कवर को बेटर करें, और इसमें प्लांटेशन जो टेक्निक्स हैं, उसके कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं, उसको भी स्पेशलाइज किया गया है वहाँ के वन विभाग के द्वारा, और उससे उम्मीद है कि हम उन एरिया को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया जहाँ पे हैं वो आप देखिए कि मैंग्रोव की वजह से उसमें बड़ी खूबसूरती होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा
टूरिस्ट भी जाते हैं। तो लोगों को ये था कि अगर इससे उनको हम इनकम से जोड़ें तो टूरिज़म है, उसकी फिशरीज़ है, और उसमें जो मैंग्रोव है उनसे बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर उससे जोड़ें तो हम मैंग्रोव के फर्दर लॉस को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो हमारी प्रयासों से हम लोगों ने उसको करीब करीब जो उसका एरिया कम हो रहा था उसको हमें रोक पाने में सफल हुए हैं। अब इसको जहाँ जितना संभव है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये हर कोस्टल बेल्ट में नहीं हो सकता है, इसके लिए एक उपयुक्त परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो जहाँ भी हैं उस जगह हम लोगों के साथ जुड़ करके और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ में इस प्रोग्राम से जोड़ करके मिस्ट्री के द्वारा वहाँ पर हम मैंग्रोव के वेजिटेशन को दोबारा से इम्प्रूव करेंगे और नए एरियाज जो जितने भी संभव हैं उसमें मैंग्रोव का प्लांटेशन करेंगे। तो जैसे 540 स्क्वायर किलोमीटर हमें 5 साल में करना है, तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा जी लोगों की इकोनॉमी में। इसमें दूसरा, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये कोस्टल एरिया में जो सी वाटर का इनग्रेस होता है जी, तो पीने के पानी की क्वालिटी मेंटेन करता है, उसको सैलिनिटी से बचाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इसको हम लगाएंगे तो वहाँ पर लोगों के जो आसपास के विलेजेज हैं उनको पीने के पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, वो ख़राब नहीं होगी। और इसको हम प्लांटेशंस में, कंजर्वेशन में, लाइवलीहुड्स में लोगों के साथ मिल करके इसमें काम कर रहे हैं और इसमें अच्छा प्रयास सभी राज्यों में हो रहा है। विशेषकर गुजरात में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया, करीब करीब 50% एरिया गुजरात में मिस्ट्री मिशन में लिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये काम मैंग्रोव को हम एफॉरेस्ट कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसके संरक्षण की बात करूं कि मैंग्रोव का संरक्षण किस तरह से किया जा रहा है और सरकार के स्तर पर क्या प्रयास अब तक किए गए हैं? इसमें जैसा कि आपने बताया, एक नेशनल कोस्टल मिशन है, उसमें भी सहायता राज्यों को दी जाती है, क्योंकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो उसमें राज्यों को सहायता देते हैं। उसके अलावा राज्य सरकारों के पास अपने भी प्लान होते हैं उस एरिया को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। और केंद्र सरकार की तरफ से जैसे नया प्रयास है मिस्ट्री मिशन का, जो अभी जिस पर हमने चर्चा की जी, तो इन सब से यह है कि हम सभी तरह सभी जो इसमें, जैसे प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जुड़ सकता है, कॉरपोरेट सेक्टर भी इसमें मदद कर रहा है। बिल्कुल। और जैसे नरेगा की स्कीम है तो उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा फोकस्ड इंटरवेंशन होगा जिसमें सभी जो मिलकर के काम करेंगे, तो इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये माना जा रहा है कि अभी हर विभाग जो है अपने हिसाब से काम कर रहा था। अब यह है कि हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और इसमें फोकस है मैंग्रोव के साथ साथ वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल पीपल हैं, स्पेशली विमेन हैं, जो इससे बहुत से प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। मैंग्रोव का अभी आपको बताएं कि इससे मैंग्रोव की टी भी बनती है, जो इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, या एक इसका बहुत अच्छा चारकोल भी बनता है। अगर मान लीजिए कुछ एरिया में अगर हम ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं तो सस्टेनेबल उसमें जो गिर जाता है उससे हार्वेस्ट करके, लेकिन ये अभी बाद की बात है। लेकिन इसमें बहुत सारी इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, फिशरीज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट है इससे, और टूरिज़्म, इको टूरिज़्म आप देखें जो क्रीक्स हैं उसमें एक वैल्यू, खूबसूरती बहुत होती है उसकी। तो बोट्स में जैसे केरल है या गोवा है या महाराष्ट्र है, तो उसमें ये सुंदरवन में है जो वहाँ पर तो हमारे टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। तो उन सब जगहों पे इतना इको टूरिज़्म है जिससे लोगों को हम और बेहतर उनकी आर्थिक स्थिति कर सकते हैं। तो ये प्रयास जो है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें और कामयाब होंगे। राघवन साहब, मैंग्रोव के विस्तार करने की अगर मैं बात करूं तो किन पोटेंशियल साइट्स का अब तक चयन किया जा चुका है कि और बेहतर तरीके से जो मैंग्रोव है वो विस्तारित हो सके? For increasing the mangrove cover, the site selection is most important one. So considering this only for MISTI project, NCSCM, one of Ministry's institute has identified
around 540 square kilometer of area for restoration of mangroves. Those sites those sites should have the proper tidal flooding, and it should have the proper soil substratum. For very good growth of mangroves, the site should be flooded by 2 to 6 hours in a day by the tidal water, as well as it should have a adequate freshwater input. Okay. If the freshwater input is not there and the salinity is more than 35, then it cannot grow more number of species. You can grow only Avicennia marina and Rhizopora mucronata as the situation available in Gujarat. If the salinity is 15 to 25, then you can try for various number of species which can grow very well in those areas. So whenever going for a site selection, we have to understand the existing hydrology and as well as to the past ecology, how the site was there, that why it was degraded. We have to address the exact causes for the mangrove degradation in that site. Then we have to initiate the efforts to prepare the sites. We have to prepare the sites in a way that it should be conducive for the growth of mangroves naturally. If the after preparation, if the mangroves are not coming up, then we can plant the mangroves either directly or nursery-raised seedlings. That will give the very good mangrove restoration success in degraded areas. सुभाष जी, इसके संरक्षण के लिए आप निजी क्षेत्रों से अगर मैं बात करूं तो क्या सहयोग ले रहे हैं? निजी क्षेत्रों में कई तरह का है, जैसे कि किसी एरिया को वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके वहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि जो मैंग्रोव से प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कैसे प्रोसेसिंग करके हाई क्वालिटी और अच्छा उसके लिए मार्केट तलाश कर सकते हैं जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा हो। एक मैंग्रोव के बारे में ये भी है कि लोगों को जानकारी कम है, बिल्कुल। तो इसमें मैंग्रोव इंफॉर्मेशन सेंटर जो हैं वो मतलब उपयुक्त जगह पे बना करके जिससे वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं और इसके अलावा और जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनको इसकी प्रॉपर जानकारी दी जाए कि मैंग्रोव से क्या फ़ायदा है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि स्टूडेंट्स को जो वैज्ञानिक हैं हमारे उनको भी साथ में काम करने का इसमें एक अवसर है कि मिल करके वो तो कॉरपोरेट सेक्टर का इसमें स्वागत है, लेकिन वो उस हिसाब से डिपार्टमेंट के साथ मिल करके अपने अपने कार्य का जो रोल है उसको वो देख लें कि कहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा योगदान हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि सभी की भागीदारी हो जिससे कि रिजल्ट्स इसके बेहतर और बेहतर आएं। क्योंकि आप कैंपा के सीईओ भी हैं, तो मैं अगर कैंपा की बात करूं तो कैंपा किस तरह से सहयोग कर रहा है मैंग्रोव को? जो कैंपा है, कैंपा में जो हमारी फंड्स हैं वो ज़्यादातर तो राज्यों के पास है, 90% जो उसका अमाउंट है, और राज्य अपने हिसाब से कैंपा के अंतर्गत अपना एनुअल प्लान बनाते हैं। और ये हम लोग 5 वर्ष के लिए जो मिस्ट्री मिशन में प्लान किया है उसमें कैंपा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो नर्सरी क्रिएशन से ले करके उसको प्लांटेशन में, उसके प्रोटेक्शन में, मेंटेनेंस में कैंपा के फंड्स बड़ा अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा जैसे लोगों को जागरूक करना है, इंफॉर्मेशन सेंटर के विकास में लोगों को अगर वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते हैं, नरेगा के साथ साथ हम लोग जुड़ेंगे कि लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हम जो इश्यूज़ हैं कैसे उनको एड्रेस करें और उनको बेहतर से बेहतर इससे आमदनी हो। और इको टूरिज़्म भी है जिसमें क्या कंट्रीब्यूशन मैंग्रोव कर सकते हैं, क्योंकि मैंग्रोव से एक अलग ही खूबसूरती आती है उस लैंडस्केप में। अगर आप कोस्टल लैंडस्केप देखें तो बोटिंग से वहाँ पे एक दूसरा है कि बर्ड्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो आप देखें अगर कोस्टल बेल्ट में वो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बर्ड्स की, और ये एक बड़ा अच्छा टूरिज़्म का अवसर देता है जो लोगों के इको टूरिज़्म को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करता है जो इको टूरिज़्म में सपोर्ट करने के लिए, उसी हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स जो मैंग्रोव के बन सकते हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी बेहतर तरीके से उसको प्रोसेस करके, जैसे
मैंग्रोव के इंडोनेशिया में हम लोगों ने देखे कि बहुत से हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं, उसके फूड आइटम्स भी बनाते हैं। मैंने टी और कॉफ़ी का जिक्र किया मैंग्रोव का, उसके अलावा वो लोग चिप्स भी बनाते हैं इसके, और खाने वाले स्नैक्स के कई आइटम्स बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी उसमें काफ़ी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। शोध और जो रिसर्च का कार्य है वो लगातार जारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और बहुत धन्यवाद कि आपने मैंग्रोव को लेकर के अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरह से मैंग्रोव मानव और प्रकृति के लिहाज से ये वरदान है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। देखते रहिए सनसेट टीवी।